its best. 1 minute down, next minute up. Okay. Hello everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I am Taimur, that's Daniel Ahmed. Daniel, क्या आप कहना चाहेंगे before we get to anything else? Yeah, how does it feel living in a world where God exists? Take that, atheist. मैं देख रहा था वो कुछ लोगों ने शेयर भी किया होता जिसमें सारे मार्वल के कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं. उसी का एक्सप्लेन दिस वन एथियस्ट. तो यहाँ पे इसी तरह से ही सीन हुआ था सुबह से. और बिफोर वी गेट हाँ मैं गेट टू दैट मैं कह रहा हूँ कि बिफोर आई गेट टू दैट हम अपना स्पॉन्सरशिप मैसेज कर देते हैं. सो दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वन ऑफ आवर previous sponsors, and I'm glad they continue to support us through all this time. This program is brought to you by Qudrat ka Nizam. जब कुछ ना आए काम लगाओ कुदरत का निज़ाम. So welcome back to Qudrat ka Nizam, and welcome back Pakistan team to the semi-finals. So I'm not gonna lie, मैंने सुबह का मैच जो है वो तो मैं बिल्कुल नहीं देखा था. I don't know कौन से. I guess I'm not that much of a cricket purist or that much of a cricket fan के लोग जो सुबह 5 बजे उठ के नेदरलैंड्स और क्या नाम है अपना साउथ अफ्रीका मैच देखने के लिए जागे हुए थे. मतलब उनकी ईमान को वाकई मैं सुर्ख सलाम करता हूँ कि उनको फिर भी ये तो बात था कि यार हम जाग के देखेंगे मैच. आई डोंट नो कि कुछ लोगों ने देखा था. देयर आर सम पीपल आई नो हु डिड वॉच दैट. आई हैड नो आइडिया. मैं तो सुबह उठा, मुझे मैसेजेस जब आने शुरू हुए मैंने उठ के देखा कि अच्छा है ये क्या हुआ है. वो भी अभी मैंने देखा है. I had to go and check the scorecard like right before the podcast ताकि I had something to say about it because मुझे इतना पता था कि बस रिजल्ट का मुझे पता था. I had no like idea about the actual ins and outs of the game. Yeah, which doesn't matter to be honest. The thing that matters is कि 5 रन से 5-6 रन से I think जो है साउथ अफ्रीका हार गया. Which again it's a surreal thing. And I think एक और जो बड़ी बात ये है कि हम ये वाला मैच भी जीतने नहीं वाले थे तो बांग्लादेश ने बोला कि नहीं हमने भी नहीं जीतना. तो नहीं जीतना. तो like वो भी passing of the हमने नहीं. तो मतलब नेदरलैंड्स का था. मैंने चेक किया था अभी कुछ देर पहले ही कि अच्छा मैच के दौरान हुआ क्या है. तो पहले तो मतलब उनके कौन से बंदे थे, कॉलन एक्मैन और एक और कोई उनका बंदा था, वो खड़े हो गए थे. दे प्लेड लाइक अ रियली गुड इनिंग्स जिसकी वजह से दे एक्चुअली मैनेज टू गेट टू द स्कोर दैट दे डिड. आई थिंक 160 के आसपास उन्होंने मारा था नेदरलैंड्स ने. और उसके बाद देयर वाज अ बॉलर जिसने वो 3 विकेटें ली थी इंक्लूडिंग मिलर की. नेदरलैंड्स का नाम एकदम निकल गया है बट वो जो मिलर का कैच था, डिड यू सी दैट? आई थिंक मैंने एक विकेट तो देखी है. आई थिंक एक हाइलाइट्स दिखाई थी उन्होंने बीच मैच के बांग्लादेश पाकिस्तान के. हाँ, क्योंकि जो सबसे लास्ट मैच भी जो बांग्लादेश सॉरी इंडिया के खिलाफ जो मैच था जो कि ऑलमोस्ट इंडिया वाले जीत ही गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर मिलर ना खड़ा होता. और यहाँ भी मिलर जो है वो खड़ा हो गया था. इंतहाई मुश्किल कैच. इंडिया ने सट्टा खेला था. इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि हम फाइनल में मिले उनके साथ. हाँ, वो तभी इसके बाद ही लोग कह रहे थे ना जो इंडिया पाकिस्तान उसका हुआ है कि जी आईसीसी इक्वल्स पीसीबी. शकीब का जो क्या नाम है अपना हुआ था ना डिसीजन, उसके बाद इस तरह की बातें होना शुरू हो गई थी. बट उस पे हम आ जाएंगे. अभी तो फिलहाल पहले मैच में जो थोड़ा बहुत हमें पता है कि हम बात कर लेते हैं कि उस पे भी मिलर जो है वो खड़ा हो गया था. मिलर का बड़ा ही मुश्किल कैच था जो कि उन्होंने पकड़ लिया. और क्योंकि फिर वो खड़ा हो जाता था एंड में उसने किसी न किसी तरीके से उनको जितवा ही देना था. लेकिन किस्मत अच्छी थी पाकिस्तान की और नेदरलैंड्स की कि वो कैच जो है किस तरीके से उनके हाथ लग गया. एंड उसी सेम बॉलर ने फिर आई थिंक ही एंडेड अप टेकिंग 3 विकेट्स एट द एंड. और किसी तरीके से मतलब मैच उनको जिता ही दिया उसने. अब देखते हैं इसके बाद. चले एक फायदा इसका जरूर होगा साउथ अफ्रीका को कि टेम्बा बेबूमा की कैप्टनसी शायद खत्म हो जाए इसके बाद. लेकिन उसके अलावा आई डोंट नो देयर इज मच ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग फॉर द साउथ अफ्रीकन्स. और आई थिंक द ओनली थिंग वी कैन से जितनी इनकंसिस्टेंट पाकिस्तान की टीम है उतनी ही कंसिस्टेंट साउथ अफ्रीका की चोकिंग है. क्योंकि मैंने एक चीज मजाक में जरूर मैंने की साउथ अफ्रीका वालों को हम थोड़ा एतबार कर सकते हैं कि शायद वो चोक कर जाए. इतने कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, हो सकता है नेदरलैंड से भी हार जाए, क्या पता उनका. ऑल्दो हमें यकीन तो बिल्कुल उस पर नहीं था. आई थॉट देयर वाज लाइक अ 1% चांस ऑफ पाकिस्तान मेकिंग इट ऑनेस्टली. At this point, why is South Africa even entering ICC trophies? Like,
उन्हें पता है कि बस अब बोल दो कि नहीं बस हम जो है ना बायलैटरल सीरीज खेलेंगे बस और कुछ नहीं। हाँ, वो बेसिकली होता है ना, क्या वो शेर था, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो या साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हो रहा है। वो बेचारे इसीलिए आते हैं कि यार हम जलील होने के लिए वर्ल्ड कप में आते हैं, लेकिन हमने आना जरूर है। आखिर में इसी तरह की जलालत हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उनके फैंस भी इस टाइम पे जो है वो नम हो चुके हैं बेचारे। या बिकॉज ऑनेस्टली आई आई डोंट नो कि उन बेचारों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब आपकी टीम बार बार इस तरह की हरकतें करेगी। जो पाकिस्तानी तो करते ही हैं कभी कभार, लेकिन वो होता है कभी कभार होता है, एंड दे आल्सो जीत बैलेंस इट। जाते हैं ना कभी। हाँ, और कभी कभार जीत लाइक भी जाते हैं, दे बैलेंस इट विद लाइक दीस इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ कमबैक्स एज वेल। तो इसलिए या कि चले हमारा जो है वो, अगर ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी आ जाता है। इधर तो मतलब टेंशन ही टेंशन है साउथ अफ्रीका की, जब से मैं देख रहा हूँ। बिकॉज वही बात है कि अपार्थाइड तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो बदवाएं हैं ना, वो अभी तक लगता है कि साउथ अफ्रीका के साथ चल रही हैं। कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, अभी तक उनके साथ 92 से लेके जब से मैंने देखना शुरू किया वर्ल्ड का साउथ अफ्रीका को खेलता हुआ, तब से लेके अब तक कोई ना कोई, और ऐसे अजीब और गरीब किस्म के भंड होते हैं, आप कहते हैं हो ही नहीं सकता यार, कैसे करेंगे। नेदरलैंड से कौन हारता है, और वो हार गए। या नहीं पता है मैं आप अपने अब्बू को ये इमेजिन बोल करें। रहा था। मैं अपने अब्बू को बोल रहा था कि मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये मैच वॉश आउट हो जाए। ज्यादा चांस था कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे। सो लाइक हाँ, एग्जैक्टली। दैट वाज हम व्हाट तो आई उस वाज होपिंग फॉर। क्योंकि उन्होंने हमें हराया था, हमने कहा चले शायद हो सकता है वो हरा लें, कुछ चांस बन ही जाए उसका। या लेकिन ये तो कोई मतलब सूरत हाल ही नहीं थी। क्योंकि मैं देख रहा था, आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द वेदर रिपोर्ट को, दो तीन दफा मैंने वेदर रिपोर्ट चेक की थी। मैंने देखा अच्छा जी किस दिन मैच हो रहा है इनका, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का, अच्छा उस दिन की क्या रिपोर्ट है। पहले कोई 20% बारिश का चांस था, उसके बाद 1% बारिश का चांस था लास्ट टाइम आई चेक। तो मैंने कहा भाई ये तो या कोई सीन नहीं है, किसी सूरत भी ये वॉश आउट नहीं होने वाला, ये तो मतलब हम निकल ही गए फिर तो। यानी 1%, मैंने कहा, और जो मैंने 1% कहा था दैट वाज द चांस ऑफ रेन। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा जी या 1% पाकिस्तान का इसमें क्वालिफाई करने का। एंड देन समहाउ इनका जीतना तो मतलब मेरे वहमो गुमान में ही नहीं था। कि मैंने कहा यार ये जो सबसे स्ट्रांग टीम है इस ग्रुप की सो फार, साउथ अफ्रीका, वो नेदरलैंड से कैसे हारेंगे, हो ही नहीं सकता। फिर मतलब वॉश आउट, चले आई कुड बिलीव कि शायद हो जाए, और वैसे भी बारिश कई दफा स्क्रू ओवर कर चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम को हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो मैंने कहा क्या पता फिर से हो जाए, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल वहमो गुमान नहीं थी कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो नेदरलैंड से हार जाएंगे। तो दैट अमेजिंग बिगिनिंग, क्योंकि सुबह उठे, मैं लाइक मेरे लिए तो ये था, आई डोंट नो व्हाट इट वाज फॉर यू, डिड यू सी एनी पार्ट ऑफ द गेम और डिड यू जस्ट वेक अप एंड सी द रिजल्ट जस्ट लाइक आई डिड? आई वाज barely sleepy like मेरी आंख खुली थी। मैंने फोन चेक किया है और वो जो गूगल के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, बिकॉज़ आई डोंट हैव लाइक क्रिक इन्फो ऑन माय फोन, गूगल के नोटिफिकेशंस देखे और बीच में वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे एंड आई वाज लाइक व्हाट। आई जस्ट रन अप एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड आई वाज लाइक दिस हैपेंड। एंड फिर हमने मिलके फिर बांग्लादेश वाला मैच देखा, बिकॉज़ हमारा इरादा ही नहीं था बांग्लादेश का मैच देखने का भी। हाँ, लाइक ये हालात वो थे। सो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत गए, व्हिच वाज एक्चुअली अ गुड गेम। हमने पॉडकास्ट करना बॉदर ही नहीं किया। हमने कहा यार या फायदा क्या, आप बोलेंगे क्या इस पे, मतलब क्या कहेंगे, ठीक है पाकिस्तान क्वालीफाई कर जाएगा, क्वालिफिकेशन से डिस्कस एक्चुअली करेंगे। मतलब मेरा दिल ही नहीं था करने का, हमने किया ही नहीं सिरे से। मतलब टू हमारा बी फेयर ईमान इतना मुतजलजल था उस वक्त। टू बी फेयर असल में हुआ ये था कि एक और चीज़ हो गई थी साइमल्टेनियसली हमारे मुल्क में, जिसकी हम्म, वजह से हम वो बिल्कुल एनर्जी तो, कहीं और लग गई। हाँ हाँ हमारा ध्यान और तरफ चला गया। हाँ तो बिल्कुल। वो खैर। बट टू बी फेयर यू मेंशन्ड कि लाइक अपार्थाइड से ये लोग, यू मेंशन्ड लाइक मजाक में अपार्थाइड, बट लाइक यही है कि इनसे पोस्ट अपार्थाइड क्रिकेट हैंडल नहीं हो रही। तो पहले इनका सोल्यूशन था कि हम सिर्फ वाइट खिलाड़ियों को खिलाएंगे, सही है, बिकॉज वाइट खिलाड़ी एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक दे हैव द कैपेसिटी टू लाइक बी मोर स्किलफुल। बट देन दे वर लाइक नहीं, साउथ अफ्रीका इज अ नेशन फॉर मेजॉरिटी ब्लैक्स हैं, तो लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसमें कोई आपको काला, लाइक आपको यू डोंट सी एनी ब्लैक एथलीट देयर और एनी कलर्ड एथलीट देयर। सो दैट्स व्हाई, तो दे हैड दिस डायलेमा एंड वो उनसे अब हैंडल नहीं हो रहा। तो पहले अब उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन ट्राई किया, अफर्मेटिव एक्शन काम नहीं कर क्लियरली, बिकॉज टेम्बा बबुआ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अफर्मेटिव एक्शन। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे क्वालिटी प्लेयर्स इंटीग्रेट करें और एक डाइवर्स सी टीम भी बनाए, या इनको क्या डाइवर्स टीम बनाने की ज़रूरत है, लाइक इज देयर एनीथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग विद हैविंग एन ऑल वाइट साउथ अफ्रीकन टीम फॉर नाउ, जब तक कलर्ड एथलीट्स जो हैं वो ट्रेन नहीं हो रहे।
So हाँ I mean, to be fair, we have Rabada, we have Negidi. These are really quality players. हाँ, मैं बात करूंगा आई मीन दिस इज लाइक अ वेरी लार्जर डिस्कशन मैं फिर बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ना चाहता लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा देयर वर टाइम्स इन हिस्टोरिकली स्पीकिंग एंड टेम्बा बवूमा इज वन केस लेकिन वैसे तो उनके जो प्लेयर्स आते थे दे वर ऑलवेज वेरी दे आर वेरी कंपेरेटिव वेरी स्ट्रांग टीम्स दैट शुड हैव वन इट वाजंट लाइक कि आप कहें कि उनके कोई ब्लैक प्लेयर्स की वजह से या लो क्वालिटी ब्लैक प्लेयर्स की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे दे आर लाइक वेरी हाई क्वालिटी प्लेयर्स कमिंग थ्रू लाइक मकाई एंड टीनी फॉर एग्जांपल जो कि were like a credit to the team and a lot of times the players who came through were actually really good and they were like world beaters in some cases but वही बात है कि this is one particular case हाँ अभी भी है and कोई बात है कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जिसमें 100% सब अच्छे प्लेयर होंगे इक्का दुक्का तो आपके मतलब सारे मतलब प्लेयर्स जो हैं वो उनमें से कोई ना कोई बुरा तो निकल आएगा हाँ इट्स अ वियर्ड थिंग दैट टेम्बा बवूमा who's the captain is probably one their worst player which is an odd situation and certainly an exceptional situation where mostly South Africa की टीम इस तरह की होती नहीं है but I'm talking historically ये चले एक particular World Cup की आप बात कर सकते हैं historically they've always had really good teams which I don't think have been that hindered by either affirmative action or having an all-white team they've had good teams they just haven't been able to get over the line हमेशा आखिरी टाइम पे आके कोई ना कोई उनका मसला बन जाता है and it just becomes almost like a self-fulfilling prophecy at some point कि वो जो आपकी चोकर्स वाला टैग होता है वो समहाउ आपको दिमाग में वो चीज आ जाती है एंड देन एट द रॉन्ग टाइम आप जो है स्टम्बल कर जाते हैं तो उससे हिस्टोरिकल कर्स को बीट करना बड़ा मुश्किल होता है इट्स बिट लाइक आई एम श्योर यू हैवंट वॉच्ड बेसबॉल बट यू नो अबाउट लाइक द रेड सॉक्स का जो एक बहुत अरसे चलता रहा था द कर्स ऑफ द बैम्बिनो जो था कि जब उनका प्लेयर था अपना क्या उसका नाम था देखें I'm blanking on his name बेब रूथ यस बेब रूथ उनका प्लेयर था अब वो बॉस्टन रेड सॉक्स को छोड़ के गया था न्यूयॉर्क यांकीज में और उसके बाद से दे वर अनएबल टू विन एनी चैंपियनशिप उससे पहले दे वर चैंपियनशिप विनिंग टीम और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 50-60 साल बाद वो जीते थे इंटरेस्टिंगली एम्प्लॉइंग मनी बॉल टैक्टिक्स which at the time were sort of Oakland A's थे या कौन सी टीम थी उन्होंने उस वक्त उसको लेके आए थे season before and they kind of took that idea they started developing their team according to that and they eventually they became a championship team again so South Africa को भी इस तरह की कोई historically कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी they'll have to find a way to sort of overcome it either through tactics or कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा या some sort of black magic I don't know what they'll have to do to get over the way I see it I do agree, but I think that एक होता है ना कि every nation has their like every cricketing nation has their style of playing. We have India का एक style of playing, we have Australian style of playing. South Africa का भी एक बहुत quality style of playing है, but I think वो tournaments के लिए suited नहीं है किसी भी हालत में. कि जो उनकी mentality है that they put into their game, it works in bilateral series. That's why they come out on number 1. But वो सेम चीज कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स में नहीं ट्रांसलेट होती व्हिच फॉर द केस ऑफ इंडिया बहुत आराम से ट्रांसलेट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आराम से ट्रांसलेट हो जाती है इंग्लैंड से अब रिसेंटली अब ट्रांसलेट हो जाती है बट साउथ अफ्रीका की जो बायलैटरल स्ट्रेटजी है बायलैटरल सीरीज में स्ट्रेटजी है फॉर सम रीजन दैट डज नॉट ट्रांसलेट दैट स्टाइल ऑफ प्लेइंग डज नॉट ट्रांसलेट विद द टूर्नामेंट्स बिकॉज लाइक कैन यू टेक like let's go back to 2011 that was peak South Africa but do you really imagine a World Cup जीत सकते बिल्कुल I think that's the thing I think that's a that's a very interesting point I hadn't really thought about that कि strategically maybe they're not well aligned with like a knockout tournament उसके हिसाब से शायद उनकी गेम जो है वो suited नहीं है and maybe they need to figure out कि maybe tournaments के लिए we need to have a different strategy because obviously yes all of these things are there कि आप कह सकते हैं curses and all that but from like a logical standpoint आपको agree करना पड़ेगा it's usually the best coaches and the best teams that seem to get the best luck usually तो वही बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया ने क्या बुरा नहीं किया था अपने लोकल कम्युनिटीज के साथ जितना बुरा उन्होंने किया था किसी ने नहीं किया लेकिन उनको कोई बैड लक नहीं मिलती दे कीप विनिंग वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर उस तरह से बात की जाए सो इट्स अबाउट फिगरिंग आउट कि अच्छा जी आपने क्या स्ट्रेटजी लेके आनी है बेस्ट कॉम्बिनेशंस आपने क्या बनाने हैं हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स इन अ टूर्नामेंट स्ट्रक्चर लाइक इवन न्यूजीलैंड की टीम भी दे वुड सक बिफोर हैंड एंड देन जब टूर्नामेंट में आते हैं सडनली दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल एंड दैट्स ऑफ लेट
they've kind of figured out कि अच्छा हम tournament, they become a good tournament team. Pakistan actually become a good tournament team. वो वैसे इतना perform नहीं करते, लेकिन especially in the last, like I'd say, even the last maybe 10-15 years आप कह लें, हाँ मतलब even 2000 से लेके भी आगे भी अगर आप बात करें, पाकिस्तान वैसे इतना अच्छा perform नहीं करता था, लेकिन I think since like 2010 onwards, yeah, maybe 2009 onwards, Pakistan has been a good tournament team. वैसे वो उतना ना करें परफॉर्म, लेकिन वर्ल्ड कप्स में आके दे डू बेटर देन दे शुड बी डूइंग, चाहे वो ना भी जीते, लेकिन इवन सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, या जैसे 2013 में भी हम अगर पहुंच गए थे इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, एंड वी ऑलमोस्ट बीट देम इन दैट, अगर वो इतने गंदे कैच में ड्रॉप कर रहे होते, और तो वो उस तरह से वी हैव अ वे ऑफ getting to the later stages, and we know how to kind of win big knockout games as well. Strategically जिस तरह से भी है, हमें कोई तरीका पता है कि हम उसको we know how to get over the line, and we're also like quite flexible. Like tournament के बीच में भी पाकिस्तान more often than not जिन World Cups को जीता है, we somehow figure out our combinations during the tournament. Like 92 में figuring out putting in Nizam in the middle order, somewhere in the middle. 2017 में फखर जमान को फिगर आउट करना कि उसको हम बीच में टूर्नामेंट में के लिए ले आए थे. 92 में भी हमने और भी अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को भी इस तरह से फिगर आउट किया था. उसके अलावा 2009 में आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन शायद अफरीदी की फॉर्म का सडनली him discovering his form somewhere in the middle and just becoming this ridiculously good all-rounder almost while the tournament started. उसके end तक he becomes this enormous figure for the Pakistan team. 2017 में तो सारे का सारा अपना जो है टैक्टिक्स फिगर आउट करना, मिडिल ओवर में प्रेशर डालने वाले, और इवन फखर जमान को लेके आना, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑन द फ्लाई हमने किया था. So we have this thing of being very flexible and figuring things out, and we're okay with throwing the book out during the middle of the tournament, saying कि ठीक है यार, जो चीज यहाँ पे काम कर रही है टूर्नामेंट के हिसाब से, let's figure that out. And maybe that flexibility actually helps us more so than maybe South Africa की rigidity where they have कि ठीक है यार, हमारा ये प्लान है, हम इसके मुताबिक चलेंगे और आखिर तक हमें इसको लेके चलना है. And that hasn't अभी भी हम फ्लेक्सिबल ही हैं. मतलब वर्ल्ड कप का 5वां मैच था हमारा ये, और हमने नवाज को नंबर 3 भेज दिया. हमने कहा ये लो. अच्छा नहीं, अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वो तो पता नहीं है, हम अगर कुछ पता नहीं, सेमीफाइनल में जाके हम कहें ठीक है जी हारिस को हम कहें भेज देंगे, तुम जाओ ओपनिंग. हारिस और नवाज को ओपनर भेजा हो, रिजवान और बाबर को हम नंबर 4 में भेज रहे हैं, उसको कीपर भी साथ साथ हारिस को. So I mean, I think we've spent an inordinate amount of time talking about South Africa and Netherlands, which we didn't think we would, क्योंकि उसके बाद असल चीज, this is just the preamble. और preamble आपका होता है somehow they win. Even मुझे याद है वीडियो भी आ रही होती है कि जिसमें नेदरलैंड्स वाले बाहर आ रहे होते हैं और पाकिस्तान वाले अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि इसी सेम स्टेडियम में सारे मैचेस हो रहे हैं. अब वो उनको कह रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हें जीतना है. पाकिस्तानियों को हंसते हंसते अंदर जा रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल. अब Pakistanis were like, bet, you bet. Because they took it as a challenge not to win, apparently, because that was a horrible performance. I'm sorry, I just performance खास तौर पे as क्योंकि fun as हाँ बोले, आवाज कट गई थी. As fun as it is to think of it as a miracle, and it is, to be very honest, हमारी performance, like this is not how a World Cup winning team should play. आज जो हमने खेला है, need to seriously rethink our strategy, because अगर हम इस तरह की बैटिंग हम सेमीफाइनल में करेंगे, this is not good enough. सेमीफाइनल हम नहीं जीत सकते against a quality team with this sort of mentality. हमें एक कोई बहुत radical सी जो है ना बैटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी if we want to win the next 2 matches. यार आप लॉजिक की बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक हमें लॉजिक जो है वो तो किसी सूरत भी लेके नहीं आया सेमीफाइनल तक. I agree with what you're saying, लेकिन इतने इलॉजिकल अंदाज में हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो I really don't know कि आगे भी क्या होगा. क्या बता, उसी सेम ओपनिंग पेयर के साथ भेजें और उसी तरह से ही क्या नाम है अपना 100 बॉलों पे 50 की पार्टनरशिप मारने के बाद जो है वो क्या पता अगली टीम को जो है वो 99 पे आउट कर दे पाकिस्तान की बॉलिंग. So they still manage to get through. तो बात ये है कि let's start from the start. आपकी जो है पाकिस्तान की जो इनिंग्स, बांग्लादेश की जो इनिंग्स थी, again they get a good start, a decent start, actually not a good start, लेकिन मैं कहूँगा decent start लिया. विकेटें तो कम से कम उन्होंने भी नहीं गिराई. They felt like they built up a base. और उसके फौरन बाद, because I think मैंने भी बताया था ग्रुप पे भी कि
I actually turned the game on जो जब शादाब का ओवर चल रहा था. So the moment I actually switched it on, तो उस टाइम पे पहली विकेट उसने ली थी, और उसके फौरन बाद जो है शकीब आता है, और शकीब पहली बॉल पे निकल के शॉट मारता है, बॉल उसके पाँव पे लगती है, और मैंने कहा कि अच्छा, पहले तो मुझे अपील ही वीर्ड लगी, मैंने कहा यार बंदा जो है, he's come down the wicket, तो अपील किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एंड देन द एम्पायर गिव्स इट आउट. तो पहले तो वही चीज़ मुझे बहुत वीर्ड लगी. फिर उसने जब ले लिया अपना, क्या उसे कहते हैं, थर्ड एम्पायर वाला, उसने अपील जब की कर दी उसके लिए, तो मैंने कहा चले, there's no way कि इसको आउट दे देंगे, ऑब्वियसली थर्ड एम्पायर तो उस पर किसी सूरत भी नहीं करने वाला. और उसके बाद फिर ऊपर से ये भी था कि लगा कि उसने एज भी मार दिया है, वो तो किस सूरत भी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो मतलब मैंने कहा there's just so many things wrong with this, कि एज भी लग गया है, उसके बाद फिर बॉल इतना आगे उसको लगी है, ठप्पा खाने के बाद बॉल इज डेफिनेटली आइदर गोइंग ओवर द स्टम्प्स, और अंदर फिर के जो है वो लेग स्टम्प से बाहर हो जाएगी. तो उसके बाद फिर चले, उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली जो बल्ला है वो विकेट को लगा है, ठीक है. उसके बाद बॉल ट्रैकिंग की तरह बॉल इंस्टेड ऑफ गोइंग लेग स्पिन, उसने कहा नहीं, गुगली है और बाहर की तरफ निकल रही है, और बाउंस भी नहीं कर रही है, एक्चुअली फ्लैट जा रही है, और विकेटों को भी हिट कर रही है. लेग स्पिन पे हिट नहीं करी थी हाँ, अब आई डोंट नो लेग स्पिन कराई थी या गुगली कराई थी उस बॉल पे, आई कुडंट रियली. लेग स्पिन अगर होती तो फिर वो मिस करी थी विकेट, देयर इज नो चांस कि वो हिट करे फॉर श्योर. और मुझे आई हैड नो आइडिया व्हाई दे वुड अज्यूम कि इसने गुगली कराई है, पहली बात, क्योंकि उन्होंने जब ट्रैकिंग दिखाई थी तो बॉल गोज लाइक दिस, और फिर वो बाहर की तरफ जा रही है, व्हिच इज अ गुगली. आई डोंट नो शादाब ने गुगली कराई थी कि नहीं कराई थी, आई वाजंट, मुझे लग नहीं रहा था उसने गुगली कराई थी ऑनेस्टली. लेकिन तो अगर आपके पैर पे लगी है जाके डायरेक्ट बाउंस ही पैर पे हुई है, unless you read hand, unless you read out of the hand कि आप देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है उसके बैक ऑफ द हैंड से निकली है, but then उस टाइम पे फिर थर्ड एम्पायर जो है वो बैट्समैन का काम कर रहा है, और वो रीड कर रहा है बॉल को एज इट्स कमिंग आउट ऑफ द हैंड. या आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है मुझे नजर आ रहा है कि उसने गुगली मारी है, तो वो फिर बाहर जाएगी. आई डोंट नो हाउ दे अज्यूम दैट, लेकिन बहरहाल वो जो डिसीजन होता है, आई डोंट if that was a game changing decision, it might have been given the context, क्योंकि आखिर में जिस तरह पाकिस्तान जो है वो मर मर के पहुंचा था, क्या पता अगर शकीब रुक जाता और एक्स्ट्रा 15-20 रन मार जाता, तो who knows what might have happened, who knows. तो वो एक सिचुएशन जो है, that was like a big game changing situation, कि दो विकेटें एक ओवर में गिर गई एक तो, और दूसरा ये कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है, he gets out on a very very iffy third umpiring decision, and to that point the third umpiring to the entire tournament has been very iffy. बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की थर्ड एम्पायरिंग चल रही है, बाय द वे, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान, जो नो बॉल वाला डिसीजन हुआ था अजीबोगरीब किस्म का, एंड कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एज वेल, और भी कई तरह के डिसीजन थे जहाँ पे लोगों को मतलब उन्होंने हल्का सा कोई आपको नॉइज सुनाई देता था, या बिल्कुल हल्की सी डिविएशन आती थी, लगता नहीं एक्चुअली एज लग गया. तो वो इस तरह की नो बॉल की वो नहीं समझ आ रही आजकल. नो बॉल जो दो नो बॉलें हुई हैं, दे आर नॉट एक्चुअली नो बॉल्स, लाइक आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग इट दैट. हाँ मतलब ऑब्वियसली उसका शुड बी, 90% आगे है. अगर वेस्ट से क्लियरली ऊपर आ रही है फुल टॉस तो फिर तो है, लेकिन वही बात है कि आपको देखना पड़ेगा बंदा कहाँ. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्रीज की बात कर रहा हूँ, क्रीज वाली नो बॉल की, या क्रीज से आगे जो पाँव पड़ता है. क्रीज से हाँ, मतलब रूल तो यही है ना कि a part of your heel needs to be behind the line. If your heel is on the line, that can still be a no ball as long as a part of it is not behind the line. That's the rule. क्योंकि अगर आपकी सिर्फ लाइन के ऊपर होना काफी नहीं है, लाइन को टच करना काफी नहीं है, आपकी हील का एक पार्ट जो है वो लाइन के थोड़ा सा पीछे होना जरूरी है. क्योंकि अभी भी एक नो बॉल ने दी थी, उसमें यही हुआ था कि उसका पाँव तो आया था लाइन के ऊपर, लेकिन वो उसके हील का जो पार्ट था, पिछला पार्ट था, इट वाजंट बिहाइंड द लाइन, तो दैट एक्चुअली मींस कि उसका नो बॉल बन जाता है. ये आजकल रूल इसका है. तो आई थिंक वही बात है कि इट डिपेंड्स कि आप क्या रूल रखते हैं आइदर वे. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं बस टच करना जरूरी है, तो फिर भी दे विल बी डिसीजन जहां पे आप कहें जी बेयरली टच कर रहा है या नहीं कर रहा. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्जिनल कॉल्स ऑब्वियसली. वो तो जो भी डिसीजन हो कॉल्स होने. हर्ष अमीन के एज अ बॉलर, योर जॉब इज, आप नॉर्मली सोच नहीं रहे होते कि मैं क्रीज में बीट कर रहा हूँ, यानी आप एक अलग माइंड फ्रेम में होते हैं. ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं करना कि आप एक अनफेयर एडवांटेज लेना और बहुत आगे से करवा लें, पर एट द सेम टाइम एज अ बॉलर इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि मेरा पाँव क्या टच कर रहा है लाइन पे या लाइन से पीछे. That's a bit too much going on. That's a bit too much you're expecting from the bowler, in my opinion.
considering कि वो एक बहुत लंबे स्ट्राइड से भी आता है, तो लाइक yeah, it's a bit harsh on them, I guess. वो जेरेड किम्बर की बात है ना कि लाइक आई थिंक दे शुड कीप द जो बैक, जो क्रीज टू बैक फुट की नो बॉल होनी चाहिए, नॉट फ्रंट फुट की. So that would be a better rule. देखो चलिए, आई थिंक दैट कैन बी आर्ग्यूड कि आप किस तरह से रखें या कितना आप एडवांटेज दें या ना दें. आई थिंक वो थोड़ा बहुत उसको आर्ग्यू किया जा सकता है, बट हिस्टोरिकली दिस लास्ट फ्यू इयर्स हैव एक्चुअली बीन dominated by bowlers and overall batting averages have gone down. लेकिन वही बात है कि चलें इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मूव ऑन करते हैं. यू नो जो आपकी टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपकी विकेटें 2 गिरती हैं. एंड अगेन लेट्स गो बैक टू शादाब एज वेल, कि शादाब इज प्रोबेबली in the best form of his life right now. Like this is peak Shahdab in terms of fielding, in terms of batting, and he's become the all-rounder. जब हमने देखा था इसको कि खेलते हुए for Islamabad United, and we were hoping कि इस तरह की form वो replicate करेगा in international cricket as well, because we could see कि this is a guy who was doing everything for the team. कि वो विकेटें भी निकाल रहा था, वो रन्स भी बना रहा था, and not just runs बल्कि quick runs, 200 plus के strike rate से बैटिंग कर रहा है और with a 40-50 के average almost. So he was like a ridiculously good all-rounder for Pakistan, for the Islamabad United, and at some point हमारा hope था कि पाकिस्तान की दूसरा करे, and he has actually hit that stride. At this point, he is Pakistan's like #1 player for me, क्योंकि सबसे ज़्यादा importance इसी की है, क्योंकि bowling में भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छी performance रही है, batting में भी रही है, and he is like going to be the biggest factor for us if we actually manage to go and win the tournament. I think his contribution is going to be enormous. Especially consider the fact that these pitches and they're not very suitable for spin either. Or on pitches for him to perform the way he has is kind of ridiculous. लेकिन चलें शादाब उसके बाद आता है, and again very encouraging कि Shaheen is again back in the wickets. He still isn't 100%, but I think he's now close to like 80-90% now. His pace isn't there exactly. अभी भी I think maybe pace को वापस आने में थोड़ा time लगेगा, but his swing and his accuracy is coming back. And it's a good thing कि उसने even के last few overs में विकेटें निकाली हैं, which is something that's always been a bit of a weak point for him. He usually आखिरी overs में उतना अच्छा perform नहीं करता, इतना शुरू के overs में करता है, but he actually performed well in the last overs. अच्छी उसने bowling कराई, swing भी कर रहा था उस time पे भी. So I think that is a very good thing for Pakistan going forward. And of course उसके बाद फिर Haris was also doing consistently well as well. ठीक bowling करा रहा था. Maybe आखिरी over में शायद उसने एक या 2 boundaries खा ली थी. But overall, again, did a really good job. Managed to, stop the team quite short. Bangladesh वालों का target काफी छोटा था. Even Iftikhar Chachu actually bowled a really good delivery. उसको भी I think first time in the tournament दिया था ना over. क्यों? Yeah. He actually bowled really well. उसको एक ball पहले उसको boundary पड़ी थी, and he actually bowled a really brave delivery कि बंदा फिर आगे से आया, he slowed it down और उसको थोड़ा सा उसने short कराया और थोड़ी spin ball को करवाया उसने, ताकि जब it hit and it turned और miss करके उसके off stump पे जाके लगी. So really good bowling by him as well, actually really performing well. All he's been really important for the Pakistani team, surprisingly. I don't know if he is the highest scorer or not. Maybe it's Shan. मुझे 100% अब याद नहीं है, लेकिन surprisingly he's been really good throughout. और उसके बाद आपको फिर वही 130-ish का टारगेट मिलता है, हमारी फिर से फटी होती है कि अब क्या होगा. And then अबर और रिजवान जो हैं वो आते हैं, एंड उसके बाद दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग के इन अ वे जहाँ पे लगता है कि अच्छा शायद वो भूल गए कि यार हम एक T20 मैच खेल रहे हैं. बाबर जो है वो टेस्ट मोड में चला जाता है, रिजवान जो है वो ODI मोड में चला जाता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ओवर तक वो दोनों खड़े रहते हैं. 50 पार्टनरशिप मार तो लेते हैं, लेकिन बट एट व्हाट कॉस्ट जो हम कहेंगे कि एक 50 पार्टनरशिप भी बन जाती है. ठीक है, हो गया. आई नो एंकर एक मुहावरा है, बट लाइक जब 2 एंकर्स होते हैं तो शिप चलती ही नहीं है ना. सो लाइक इट्स दैट थिंग. हाँ, और शिप को चलाने से सबसे पहले आपको एंकर को बाहर निकालना पड़ता है, और टेक्निकली ऐसे ही हुआ कि जब दोनों एंकर बाहर ही निकले हमारी शिप ने चलना नहीं शुरू किया था. उसके बाद मोहम्मद हारिस आता है, उसने कहता है कि मतलब मोहम्मद हारिस तो फिर वही बात, उसे तो एंकर का ए भी नहीं पता, क्योंकि वो आया तो उसने पहली बॉल पे उसने कहा मैंने हर बॉल में छक्का मारना है. मतलब उसमें ना अफरीदी ने कुछ शुफ पढ़ के भेजा हुआ था उसको,
क्योंकि वही सेम स्पिरिट मुझे उसकी नजर आती थी कि हर बॉल पे मैंने मारना है, हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे छक्का. Although with Haris, I do want to say कि उसका considering कि उसकी height छोटी है, इसका I think he's like 5'6" or something. अच्छा. 5'6" होके he is hitting Australia की boundaries. That must be very tough. But वो कर रहा है, बहुत आराम से कर रहा है. I don't know how it seems superhuman, but बहुत आराम से वो छक्के मार रहा है. So yeah. हाँ. Although I think यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी छोटी थी स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिकॉज आई रिमेंबर जो उसकी एक एज पे गई थी ना, उसने मुझे लगा था कि अच्छा ये तो पक्का आउट है. वो था जो 64 मीटर बाउंड्री थी. नॉट द लॉन्गेस्ट, बट आई थिंक वही बात है कि दैट पार्ट डज नीड टू बी अप्रिशिएटेड. एक तो चलो यंग प्लेयर है, ही हैजंट रियली फिजिकली डेवलप्ड एट दिस पॉइंट. अभी भी आप देखें तो उसकी बॉडी जो थोड़ी पतली सी है, अभी तक उसके वो फुल मस्कुलेचर उसके हमने भी डेवलप नहीं किया. तो वो एक चीज भी है. प्लस ऑफ कोर्स यंग प्लेयर है, अभी भी टेक्निक उसकी डेवलप हो रही है. एंड फॉर समवन लाइक दैट टू बी एबल टू हिट बाउंड्रीज इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी इन पिचेस पे, थोड़ी बाउंसी पिचेस हैं जिन पे स्पेशली काफी सारी तो उसने आई थिंक पुल शॉट्स पे और हुक शॉट पे छक्के मारे. मैक्सिमम तो आई थिंक उसने इस तरह से अपनी बाउंड्रीज मारी. तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. एंड इवन जस्ट द काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज इन के जिस उसको लाया गया जिन सिचुएशंस में, एंड ही जस्ट गॉन आउट एंड हिट लाइक 2 really quick 30 runs. दोनों में आई थिंक 200 प्लस स्ट्राइक रेट के ऊपर उसने खेला है. और अभी यहाँ पे तो खास तौर पे विद द सेमीफाइनल ऑन द लाइन, इट्स नॉट एन इजी सिचुएशन. और वो कॉन्स्टेंटली शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो ऑन द फ्रंट फुट ही रहा है. किसी बॉल पे लगता नहीं था कि वो मतलब रुकने की कोशिश कर रहा है. ही न्यू हिज रोल. आई थिंक उसका ये था कि उसे अपने रोल का एक बड़े क्लियरली डिफाइंड उसके माइंड में था. उसको उन्होंने कहा हुआ था कि यार तुमने जाना, तुमने हिटिंग करनी है, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप. तो वो उसने फिर आखिर तक लगा रहा, इवन दो ही गॉट आउट ऑफ लाइक स्टूपिड बॉल. बट आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट. आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आपने प्लेयर को फ्रीडम दिया हुआ है, तो फिर देन वही बात है, जब आप हाई रिस्क और एक क्रिकेट खेलेंगे तो फिर इस तरह भी होगा. दैट्स फाइन. आई थिंक दैट शुडंट बी अ ह्यूज कंसर्न. क्या कह रहे हैं? So speaking of like roles, I think इस वर्ल्ड कप का जो वीआईपी है ना वो शान मसूद है. Because I think वो एक बात है कि he plays. I wouldn't compare him to विराट कोहली. Like विराट कोहली की जो बात होती है ना कि at any given point he comes into play, वो गेम को रीड कर लेता है और फिर उस गेम के हिसाब से अपना रोल डिफाइन कर लेता है कि मुझे ये करना है इस गेम को बचाने के लिए. आई थिंक वो चीज़ कंसिस्टेंटली शान मसूद ने दिखाई है कि ये मेरे अंदर है कि whenever the team जिस स्पॉट पे भी लाओ, इस बार उसको नंबर 5 पे लाए, उसने गेम को रीड किया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर उसने वो कर लिया. उसको ओपनिंग पे ले आओ, वो ओपनिंग कर लेता है. नंबर 3 पे That's very या true. Very true. नंबर 3 पे ले आओ, आप नंबर 5 पे ले आओ. हाँ, मतलब उस सिचुएशन में चले, क्योंकि नवाज का जो था ना, एक तो उसका भेजना वाज वेरी वियर्ड, जो उससे पहले आया था, बिकॉज आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड दैट. प्रोबेबली लेफ्ट हैंडर को माइंड में रखा हुआ था कि जी लेफ्ट आर्म बॉलर आ रहा है तो यू प्रोबेबली नीड लाइक लेफ्ट हैंडर. शादाब को वरना भेजना वुड हैव मेड अ लॉट मोर सेंस गिवन द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन. और अभी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस इनिंग्स उसने खेली हुई थी, तो एनीवन वुड हैव प्रोबेबली सेंट शादाब अप फ्रंट एज अ पिंच हिटर. लेकिन उन्होंने नवाज को जो है वो ऊपर भेज दिया. लेकिन आई थिंक वो पुराना जो पाकिस्तान क्रिकेट में रूल होता है ना कि अच्छा ठीक है यार तुम्हारी बॉलिंग नहीं आई लेकिन तुम्हें बैटिंग में ऊपर भेज देंगे. वो वाला सीन जो है वो नवाज के साथ हुआ. उसने कहा यार बॉलिंग नहीं दी, बल्कि हुआ भी था ना, एक दफा उसको बॉल देने वाला था, फिर उसने कहा नहीं छोड़ो यार मैं तुम्हें देता. दे वाज लाइक आई रिमेंबर बांग्लादेश की इनिंग्स के दौरान हुआ था. उसको बॉल पकड़ाने वाला था, देन लाइक मिड वे ड्यूरिंग द डिसीजन ही थॉट कि नहीं यार तुम नहीं. ही जस्ट गिव इट टू समवन एल्स. आई थिंक शाहीन को दे दी थी, आई थिंक मोहम्मद वसीम को उसने बॉलिंग दे दी थी. लेकिन एंड अगेन बाय द वे गोइंग मोहम्मद वसीम का नाम ले लिया तो ही इज बीन अमेजिंग एज वेल. यू नो, प्रॉप्स टू मोहम्मद वसीम फॉर डूइंग रियली वेल. क्योंकि उसको जब बॉल भी दी थी, he was coming in and was bowling like 90 miles per hour in swinging Yorkers by the way, जब वो आया था बॉलिंग करने के लिए. Not every one of them, but बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. मोहम्मद वसीम has actually been remarkable since that New Zealand series. तो you know he actually has improved the team considerably. पहले मैच में अगर आपके पास मोहम्मद वसीम होता अगेंस्ट इंडिया मैच, there was no way India was winning that game, क्योंकि you would have an extra fast bowling option और आपको आखिर में you wouldn't have to rely on Naz to bowl that over, or there's no way Mohammad Wasim would have fucked it up as badly. Are you sure? Because I mean थोड़ा बेहतर हो जाता मैच. ऑब्वियसली जिस लेवल की वाइडें नवाज ने करवाई और जो नो बॉल्स कराई वो नहीं होती. बट आई थिंक considering the fact that Kohli is known to be a very good player of Yorkers,
एंड वसीम का एक ही टूल है इन डेथ ओवर्स कि वो यॉर्कर्स कराता है. I'm not saying कि like कोहली मतलब दैट्स अ gone गुड over the पता कि yeah अगेन कोहली इन दैट लेवल ऑफ फॉर्म के खिलाफ प्रॉब्ली लॉजिक नहीं आपकी चलती. आप कुछ भी ले आएंगे. हारिस को जो उसने छक्के मारे थे कुछ उसका हक नहीं बनता था वो तो छक्के मारने का. But it yeah is no other human being could have done that. Let's be honest. कोई और आपका दुनिया में बैट्समैन ऐसा नहीं है जो ये कर लेता है लेकिन उसने कर लिया था. हारिस डिड नॉट bowl a bad ball honestly. उसने बुरी बॉल कोई भी नहीं करवाई उसके बावजूद उसके 2 छक्के उस पे पड़ गए. तो अगेन मोहम्मद वसीम भी क्या बता उसको पड़ ही जाते. But would have been a lot more difficult for India I guess. And वही बात है कि छोटा सा भी आपको मार्जिन मिल जाता तो क्योंकि इंडिया आखिर में भी बेयरली जीता था. लास्ट बॉल पे ही बात आ गई थी. तो अगर वही बात है कि लास्ट बॉल पे अगर बात आ गई तो ही माइट हैव गिवन यू अ 5-6 रन एडवांटेज which would have been probably just enough to squeak through. फिर भी क्लोज मैच होता. आई एग्री. बहुत प्रॉब्लम फिर बात प्रॉब्लम फिर भी आखिरी 2 बॉलों पे जाती. लेकिन अगेन मेरे ख्याल से शायद इतना एडवांटेज हो जाता थोड़ा बहुत या इतनी बॉलिंग में वेरिएशन हमारे पास आ जाती कि वी माइट हैव बीन एबल टू स्क्वीक थ्रू. बट अगेन दैट्स व्हाट इफ सिनेरियो. अभी हम उस व्हाट इफ सिनेरियो पे नहीं जाते. अभी हम इससे बात कर रहे थे मैच के दौरान. सो इवेंचुअली यू नो शान मसूद की इनिंग्स पे आते हैं. बट आई थिंक शान मसूद को जब उन्होंने भेजा था उसको तो आई थॉट कि यार व्हाट द फक ये क्या हरकत की है. प्रॉब्ली किसी और को भेजें. इफ्तिखार को भेज दें या अभी भी शादाब है शादाब को आप भेज दें. लेकिन यू नो प्लेड एन अमेजिंग इनिंग. प्रॉब्ली द बेस्ट इनिंग्स ही प्लेड सो फार जब से वो वापस आया विदाउट अ डाउट. क्योंकि एक तो जितने कंट्रोल के साथ वो इनिंग्स उसने खेली थी ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग. कि वो आया उसको पता था कि मैंने डबल्स लेने हैं मैंने गैप्स को हिट करना है और मैंने उन पे प्रेशर डालना है इस तरीके से. एंड ही आल्सो मैनेज्ड टू हिट सम रियली गुड बाउंड्रीज एज वेल जब उसको जरूरत थी. एक उसने शॉट खेली थी जो थोड़ी हवा में गई थी वो भी सीधी गैप के अंदर गई. लेकिन उसके अलावा तो आई मीन इट वाज जस्ट एन एब्सोल्युटली फ्लॉलेस इनिंग्स शुरू से लेकर आखिर तक. जस्ट द कंट्रोल ऑफ दैट इनिंग्स वाज रिमार्केबल. कि जब आया और जिस तरीके से कोहली के ज़माने में आके ना बिल्कुल मैचेस में से अगली टीम की रूह निकाल देता था अपने चेसिंग एबिलिटी से. वो भी यही करता था. ही वुड कम इन ही वुड गेट डबल्स ही वुड हिट द ओकेजनल बाउंड्री ही वुड पुट प्रेशर ऑन द फील्डर्स and just kill the chase almost immediately. So yeah very similar to that. yeah let me just pull out his क्या कहते हैं the match summary of Hamain. yeah um, तो शान मसूद ने सिर्फ 24 रन जो बनाया उसमें सिर्फ 2 बाउंड्रीज मारी हैं. बट हिज स्ट्राइक रेट इज लाइक 171 हाँ which is exactly. essentially कि उसने he had excellent running between the wickets. हाँ डबल्स में इतने डबल्स yeah लिए थे उसने ने आते साथ ही उसने टूज लिए. And that actually works really well for Pakistan especially on these wickets. I think that's a really good strategy to have कि आप डबल क्योंकि एक तो आपकी बड़ी बाउंड्रीज हैं आप हाई रिस्क शॉट्स मारते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत मिस टाइम कर जाए कैच होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. तो yeah इसमें 2s and 3s अगर आप लें एंड द ओकेजनल बाउंड्री तो इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू गेट 10-11 रन्स इन ओवर विदाउट एनी रिस्क. तो yeah and the occasional बड़ा ओवर बीच में आ जाए तो you can easily get 180 to 200 every game without too many risks at all. अगर आप ये डबल ट्रिपल वाली गेम खेलें तो इट्स वेरी सिंपल टू डू दैट. लेकिन अभी तक किसी ने उस तरह से प्रॉपर तरीके से गेम को किया नहीं है. ज्यादातर लोग जो बाउंड्रीज मारने की कोशिश कर रहे होते हैं या ज्यादा हिटिंग करने की कोशिश करते हैं. गैप्स में मार के डबल्स निकालने वाली गेम अभी तक लोगों ने की नहीं है. एंड ही एक्चुअली शोड के इट्स वेरी इजी टू हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस विदाउट डूइंग टू मच. कि अगर आप बस आपके साथ एक अच्छा रनर लगा हुआ है और आप दोनों भाग भाग के 2s और 3s कर रहे हैं. इनफैक्ट पाकिस्तान डिड रियली वेल एज वेल. यही और पिछले मैचेस में भी जब उन्होंने आराम से चेस किया था वहां भी ये था पाकिस्तानी डबल्स बनाने में लगे हुए थे. They wouldn't try to hit boundaries. They didn't try to like have a big finish कि ठीक है आखिर में आओ हिटिंग करो और जीत जाओ. उन्होंने डबल्स ट्रिपल देने की कोशिश की थी और उसकी बेसिस पे वो जीत भी गए थे. तो आई थिंक अगर this strategy going forward might actually work well for them as long as they remember it and they try to implement it further on. लेकिन बहरहाल आखिर में थोड़ा बहुत जिटर्स हुए. इवन वही बात है कि सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि हमें टेंशन लेनी चाहिए थी. मतलब लास्ट आपके 3 ओवर्स में आई थिंक पाकिस्तान नीडेड लाइक 10 रन और समथिंग कोई इस तरह की सिचुएशन थी. लेकिन बहरहाल इवन जब आखिर में इफ्तिखार ने भी वो अजीब सी शॉट मार के आउट हुआ मैंने कहा यार क्या फजूल में टेंशन ली है. एंड अगेन टू बी फेयर मेरी राय ये थी कि इतना मरियल तरीके से हम जीते हैं. अगर हम आखिरी बॉल पे थोड़ा स्टाइल से जीत जाए तो मे बी दैट कुड कॉम्पनसेट कि या वी आर रेडी फॉर द सेमीफाइनल. वो हमने नहीं किया वो इफ्तिखार ने somehow I don't know कैसे उसने शॉट मारी
because he's actually very good at playing that shot, like वो down the ground किस्म की full delivery की उसने hit वो करता है. He's actually really good at that shot. So I don't blame him for trying to go for that shot. लेकिन I don't know वो मिस कैसे होगी और एज लग के पता नहीं किधर वो किस तरह से हवा में ऊपर चलेगी, वो मुझे समझ नहीं आया. लेकिन उसके बाद फिर शान मसूद आया, उस तरह से उसने डबल लिया और उसको गेम को खत्म कर दिया. द वे ही स्टार्टेड द इनिंग्स इज द वे ही एंडेड इट. बहुत कंट्रोल के साथ उसने आराम से उस मैच को खत्म कर दिया. सो नाउ हमने पहले व्हाट इफ सिनेरियो की बात की थी इन द पास्ट विद द पाकिस्तान इंडिया वाला व्हाट इफ सिनेरियो. नाउ लेट्स गो अहेड टू द न्यू व्हाट इफ सिनेरियो व्हिच इज द जिसके मैंने जिक्र किया था उस वक्त कि जब हमने वो मैच खेला था और मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान दोबारा जब इंडिया को खेलेगा तो इंडिया विल नॉट बी सो लकी. अब याद करें वो वक्त जब मैंने ये कहा था. एक आई थिंक जो व्हाट इफ सिनेरियो बन रहा है मेरे ज़हन में, आई थिंक जो दो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो इमर्ज हो रहे हैं, and that really depends on the result of the World Cup. I think if we win the World Cup, then Shahdab should be man of the tournament, 100%, right? And I think अगर इंडिया जीतेगा तो I think क्या कहते हैं, कोहली बन सकता है या सूर्या कुमार यादव बन सकता है. And my point was कि Shahdab is currently very close to becoming the highest wicket taker, and वो बन जाएगा by the end of the tournament. So that goes to show about your point about Shahdab being phenomenal in this World Cup, considering the conditions. Yeah. बिल्कुल. उस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं अभी तो of course what if scenario वाली बात हम कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले actually एक और scenario, let's forget that, we go to that later. अभी हम बात करते हैं 92 में भी ये हुआ था scenario. कि क्या क्या कुछ 92 में हुआ था, because I was there around 92, तो मैं चले आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीजें हुई थी. एक तो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, चेक, ये तो चले यहाँ पे हो गया. दूसरा ऑस्ट्रेलिया were the defending champions who had won the World Cup in a previous tournament they had played in Asia. Again check, same चीज वहीं पे ही होती है. उसके अलावा जो क्या आपकी सिचुएशन है कि थर्ड आपका सिनारियो क्या है. हाँ, पाकिस्तान needs like another team to do it a favor. The team that needs to win the game has already been knocked out. The team they need to beat will qualify if they win. और वो टीम जो नॉकआउट हो चुकी है वो मैच जीत जाती है एंड पाकिस्तान गेट्स अ चांस टू गो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स. उस टाइम पे इट वाज वेस्ट इंडीज जिसको ऑस्ट्रेलिया ने हराना था. ऑस्ट्रेलिया हैड ऑलरेडी बीन नॉक्ड आउट. अगर वो जीत भी जाते नहीं पहुंचता. वेस्ट इंडीज अगर जीतते अपना मैच वो क्वालिफाई कर जाते. वेस्ट इंडीज लूजेस दैट गेम एंड पाकिस्तान एक्चुअली गोस थ्रू. अगेन यहाँ पे नेदरलैंड्स ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका था, उनके जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर जीत जाता दे वुड हैव क्वालिफाइड. साउथ अफ्रीका लूजेस, पाकिस्तान गेट्स अ चांस, पाकिस्तान गोज थ्रू. अगेन ये आपका हो गया. और उसके बाद पाकिस्तान किसको खेल रहा है सेमीफाइनल में? न्यूजीलैंड को. 92 में भी यही हुआ था. 92 में भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेले थे. और लेकिन ये कि 92 में ये था कि इंग्लैंड फाइनल में, और इंग्लैंड कैन स्टिल एक्चुअली रीच द फाइनल. इंग्लैंड कैन मेक इट टू द फाइनल अगर वो इंडिया से जीत जाते हैं. सो वी हैव द क्लासिक 92 इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान. क्या चीज कि एकदम से ना, या इनको करना ही चाहिए कि एकदम से इमामुल हक को ना ले आए जो है ना वर्ल्ड कप की स्क्वाड में. एंड एवरीवन विल बी लाइक यार ये क्या कर दिया. एंड देन होगा ये कि हम लाइक न्यूजीलैंड का मैच होगा, हम हारने वाले होंगे और एकदम से इन बॉक्स एंड इमामुल हक एंड ही जस्ट स्टार्ट स्मैशिंग एवरीथिंग अवे. हाँ एग्जैक्टली, कि वो मतलब फेसिंग द फाइनल. एग्जैक्टली, वो मतलब हम कर सकते हैं एक उल हक उस वक्त भी था, हमें एक और उल हक की जरूरत है जो कि हमें पहुंचा दे. लेकिन अगर इस टाइम पे, लेकिन अगेन दिस टाइम वी हैव मोहम्मद हारिस. सो उस टाइम पे भी एक यंग बैट्समैन था. अगेन कमिंग बैक टू द 92 वाले कंपैरिजन, कि एक यंग बैट्समैन था जो कि मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में आता है एंड ही सडनली स्टार्ट्स स्मैशिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट मेकिंग लाइक क्विक 30s एंड 40s, जिसकी वजह से उसकी टीम जो है वो सडनली मैचेस जीतना शुरू कर देती है. तो उस टाइम पे तो इंजमामुल हक था एंड नाउ वी हैव मोहम्मद हारिस who's come in and done something very similar to this. But yeah, I mean उस तरह से तो अगर आप देखें तो बहुत सारे 92 वाले comparisons आपके मौजूद हैं. Maybe I'm forgetting a few here and there as well. जो हम इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, let's talk about the what if scenarios of this World Cup. So अभी जो हम देख रहे हैं, it's Pakistan and New Zealand semi-final. It's in England and India semi-final on the other hand. I'm sure most people would be expecting कि पाकिस्तान इंडिया जो है, और एटलीस्ट होपिंग कि पाकिस्तान इंडिया फिर से तो जो है फाइनल में पहुंच जाए, फिर से दोबारा पाकिस्तान का उनके साथ मुकाबला हो. बट अगेन वही बात है, अगर 92 का सिनेरियो फॉलो किया जाए तो फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड का बनता है.
अगर 87 पे चले जाए तो वो वाला सीन ना हो जाए जहां पे हर कोई एक्सपेक्ट करता है ओ पाकिस्तान इंडिया का जो है वो फाइनल होगा और उसके बाद जो दूसरी नॉन एशियन टीम्स थी वो क्वालिफाई करके फाइनल पहुंच जाती। टाइम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थे, इस बार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हो सकते हैं। दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। क्या पता 87 की तरह दोबारा ना हो जाए, लेकिन वी विल सी कि अभी क्या होता है। गिवन हाउ इट्स बीन गोइंग, वही बात है कि अगेन वेरी हार्ड टू मेक एनी प्रेडिक्शंस जो पाकिस्तान की टीम जिस तरह से खेल रही है, बट आई थिंक जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है एंड द वे दे आर इंप्रूविंग, आई थिंक दे कैन बीट न्यूजीलैंड। अगेन न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है बट दे हैवंट बीन आउटस्टैंडिंग, लाइक टू बी ऑनेस्ट नो वन हैज बीन आउटस्टैंडिंग। पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी डोमिनेंट टीम नहीं आई। इवन इंग्लैंड वाले जो मैं लगा था सबसे डोमिनेंट टीम होगी, वो भी श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में मर मर के जीते थे। न्यूजीलैंड जो शुरू में अच्छा खेल रही थी वो भी कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ नहीं खेल रहे। नो वन इज प्लेइंग विद दैट मच मोमेंटम। पाकिस्तान भी जीत गया है आज, लेकिन अगेन पाकिस्तान भी कुछ मोमेंटम के साथ नहीं आया। सो it's hard to tell. I think maybe the only team that's going in with a lot of momentum is India, क्योंकि they are actually beating Zimbabwe quite convincingly or have beaten Zimbabwe quite convincingly. मैंने भी रिजल्ट देखा नहीं है, लेकिन they will win by a huge margin almost certainly. तो they might be the 71 runs. हाँ बिल्कुल। So they're the only ones that they are actually going in with a lot of form. तो उस वजह से कोई बात है कि and अभी केएल राहुल भी फॉर्म में वापस आ गया है। He was playing like shit. बस के खिलाफ ही आ गया हो, लेकिन बहरहाल he's still playing. The only time he's scored well is against either Netherlands या फिर Zimbabwe. बस कर दो यार, he's not back in form. चले कुछ पता नहीं होता, कुछ तो वैक्सीन पे नहीं पता वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। आप कमजोर जरासीम जो अपने आप को लगाते हैं जिसके बाद एक्चुअल के खिलाफ आपकी बन जाती है। तो क्या पता दैट माइट हैव वैक्सीनेशन वाला इफेक्ट ऑन केएल राहुल, उसे लगे कि अच्छा एक्चुअल कॉन्फिडेंस उसमें आ जाए बाय हिटिंग द स्मॉलर टीम्स और बड़ी टीम के खिलाफ भी वो रन मार ले, बिकॉज ही यूज्ड टू डू दैट बैक इन द डे। लेकिन अब काफी अरसा हो गया उसको खेले हुए, तो हु नोज क्या पता उसको भी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देन अगेन उसके बाद फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला देखते हैं। आई मीन वी आर होपिंग कि पाकिस्तान विन। पाकिस्तान still has the best bowling lineup in the tournament unequivocally. Shaheen is back in form. Mohammad Wasim is doing really well. So bowling पे तो हम रिलाई कर सकते हैं। बैटिंग का अब हमें पता नहीं है, मे बी शायद जो वो वैक्सीनेशन वाली जो मैंने बात की थी 50 पार्टनरशिप, चाहे जितनी घटिया अंदाज में बनी हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमारे ओपनिंग पेयर के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस, क्या पता मतलब अभी उन्होंने 50 जो है वो पार्टनरशिप 70 बॉलों में अगर मारी थी तो क्या पता वो 60 बॉल पे मार लेंगे मैच में। Who knows? ये लोग शायद प्रेशर सिचुएशंस ऐसे अच्छी हैंडल करते हैं। इनको जब जब इनको पता होता है ना कि हमें टीम के लिए कुछ करना है, ठीक है, लाइक अस और नो वन, तो फिर वो ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो आई हाँ थिंक इन फाइनल और सेमीफाइनल्स in they'll do better. they might actually do better in the knockout matches as well. So we will see. वही बात है कि no one has gone in that convincingly. पाकिस्तान के लिए वही बात है, फील्ड्स वाली बात है कि फील्ड्स अच्छे आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो है टीम अच्छे तरीके से जा रही है, वाइब्स अच्छे। वाइब्स की बात हो रही है, स्टैट्स की कोई बात नहीं कर रहा। तो ठीक है, स्टैट्स की बात कर सकते हैं। यस, ऑन द बॉलिंग फ्रंट वी कैन से कि हाँ ठीक है। और कोई लक वाली बात भी जगह अपने तौर पे है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान हैड टू विन अ मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, व्हिच वाज द बेस्ट टीम। एंड हमारी कोई मोटिवेशन भी नहीं थी उस टाइम पे कि हम कैसे जीतेंगे, मतलब बहुत मुश्किल था। वी डिडंट हैव मोटिवेशन एनफ टू डू अ पॉडकास्ट, लेट अलोन आप इमेजिन मतलब जाके साउथ अफ्रीका को हराना है। तो आप उनकी लेवल ऐसे इमेजिन करें। आई डू हैव टू एडमायर देयर एबिलिटी टू काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट गेम। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको पता था ये था कि यार हमारा कोई चांस है नहीं वैसे, लेकिन चले हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, एंड गिवन द फैक्ट दैट वी हैडंट रियली वन too many games. We only won one game in Australia at that point, like only one T20 match. वो भी Netherlands के खिलाफ हम जीते हुए थे. So with that particular record going against South Africa, बहुत बुरे हालात थे, लेकिन somehow we won that game, which gave us a chance. इसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. So I mean, yes, luck थी, बहुत ज़्यादा luck थी, but you know, credit to the team कि उन्होंने वो वाली गेम जीत ली। और you know, पाक बीन couldn't hold us back आखिरकार। बड़ा उसने इसी तरीके से हम सेमीफाइनल में उस कर्ज को तोड़ते हुए पहुंच ही गए। सो यू नो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल्स एंड होपिंग दैट पाकिस्तान डू वेल। या आई जस्ट वांट टू ऐड कि लाइक प्रोफेशनल रेसलिंग में ना कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई बेल्ट की प्रेस्टीज अगर डिफाइन होती है ना,
कोई बेल्ट होल्डर अगर आपके भी मेरे पास बेल्ट है, लाइक इट फील्स प्रेस्टिजियस बिकॉज ईदर जो बेल्ट होल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा आई वुड से स्किल्ड बनता होता है, उसका लाइक प्रोमो वर्क बहुत अच्छा होता है, और द फैक्ट कि people have been fighting after it for so long, इतने अच्छे मैचेस हो रहे होते हैं उस बेल्ट के ऊपर, तो naturally that feels like the best thing in the world because it feels like something that people have fought after. Um, I think T20 World Cup specifically, so like ODI World Cup की बहुत prestige है because we know that teams try their hardest in the ODI World Cup. But I think that same thing never translated to T20 World Cup कि वो level of prestige नहीं आती थी. I remember पिछले साल ऑस्ट्रेलिया जीता था, they were like yeah we won, like vibes, and like वो बीच में champagne खोल ली, but like they weren't that happy, they were just like yeah whatever. uh, but I think considering the fact कि ये वाला वर्ल्ड कप इतना competitive था and इतना मर मर के सब जीत रहे हैं, I think जो भी ट्रॉफी उठाएगा that would feel like $1 billion to them because it should, because it's like it's बहुत मेहनत से लोगों को मिला है और बहुत लक भी अप्लाई हुई है, so like it would feel very cathartic. I don't know. Yeah. So that I think उस sense में whoever wins deserves it. So yeah. I think that's a good point because T20 World Cup का prestige for the longest time नहीं था. ODI World Cup का था. You had people जिनके careers और नाम और legendary status, अगर मतलब literally एक बंदा आपका वजीर आजम बन जाता है because he wins a World Cup. तो उससे बड़ा prestige आपका क्या हो सकता है? I mean that's a huge thing. T20 कभी उस level पे नहीं था. Even though Pakistan had won it before और बाकी टीमें भी जीती हैं, but no one takes it that seriously. I think post this World Cup people will start taking it a lot more seriously. I think because of how competitive it is, and वही बात है कि ODIs are kind of slowly dying out. नई generation के लिए T20s are more important. तो उस वजह से भी I think this will be a turning point in that sense कि इसमें से probably एक prestige का level भी थोड़ा बढ़ेगा. I don't know उस level पे जाएगा जो ODI का था कि नहीं था, but it's definitely going on the up and up. So I think that will also be a big thing कि जो भी ये जीतेगा, I think that will be a huge thing for that particular team as well, on players के लिए भी. So let's see कौन जीता है. All eyes. I think one reason why T20 World Cup doesn't feel prestigious because it looks like garbage. Like, have you seen the trophy? It just doesn't feel like something worth fighting over. Exactly. Yeah. I think होगा आखिर में, मतलब आपका नहीं होगा यूं करेंगे, ये सारे करेंगे, फिर यूं करके ट्रैश नीचे पड़ा होगा, उसमें फेंकेंगे उसको. नहीं मतलब ODI World Cup looks like the best. It's a very well designed trophy. Like it feels like something you would want. But like ये तो like it's like PSL में से बेहतर बनती है. हाँ, this is a really shitty trophy वैसे, I have to say. इसकी थोड़ा सा रीडिजाइन की जरूरत जरूर है, लेकिन चले. I think I'm looking forward to the semis. देखते हैं क्या होता है. So yeah, see you then. जब भी हमारा सेमीफाइनल होता है, या I don't know किसका पहले होगा, लेकिन we'll be back for that episode at least. So that situation ही होने वाली. इतने मोटिवेशन अभी है, कर लेंगे. हाँ, उसके बाद फाइनल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, but we will definitely see you for the semi-final. So everyone, see you later. Bye.